प्यारे बच्चों, हमने इसे ठीक पूर्व वाले वीडियो में सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज को अच्छे से समझा था और हमने जाना था कि ऐसा गुणनखंड जो सभी में पाया जाता है या उभयनिष्ठ होता है वो सार्वगुणनखंड कहलाता है, और ऐसा गुणज जो दी गई संख्याओं में सब में पाया जाता है वो सार्वगुणज कहलाता है। अब उसी क्रम में हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 और 2 लेने वाले हैं, जिसमें हम सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्वगुणनखंड के लिए हमारे पास ABCD कुल 4 सवाल हैं और हमें प्रत्येक सवाल में कितनी संख्याएं दी हुई हैं, 2-2 दी हुई हैं। तो ठीक है, 2-2 के सार्वगुणनखंड निकालेंगे। उससे पहले हमें प्रत्येक संख्या के गुणनखंड निकालने होंगे। तो पहले सवाल में है 20 और 28। तो 20 के गुणनखंड क्या होने वाले हैं, हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। हम U बनाते हैं, याद है ना आपको। तो वो 20 के गुणनखंड याद करें। 20 के गुणनखंड होते हैं 1 गुणा 20, 2 गुणा 10 और 4 गुणा 5, अर्थात 1, 2, 4, 5, 10, 20 होने वाले हैं। तो 20 के गुणनखंड हुए 1, 2, 4, 5, 10 और 20, याद है ना आपको। और अगर आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, तो इसके लिए आपको हमारे पूर्व के वीडियो को देखना होगा, जो कि हमारा ठीक पहला वीडियो है इस पाठ का, संख्याओं के साथ खेलने का। ठीक है, तो इसी प्रकार से 28 के गुणनखंड निकालने हैं। तो 28 के गुणनखंड के लिए याद है ना, हमने इस तरह से बात की थी, 1 गुणा 28, 2 गुणा 14 और आगे आएगा 4 गुणा 7। ठीक है, और फिर यहाँ से संख्या ये होने वाली है। तो हम इसमें से लेने वाले हैं 1, 2, 4, 7, 14 और 28। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वो गुणनखंड ढूंढना है जो दोनों में है। ठीक है ना, कॉमन है। तो एक तो होने ही वाला है निश्चित तौर पे, तो एक तो आप हर बार लिख ही दीजिएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 2 दोनों में है, बिल्कुल लेंगे। 4 भी दोनों में है, लेंगे। और 5 यहाँ पर नहीं है, 10 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। क्या नीचे 7, 14, 28 को देखने की जरूरत है? आवश्यकता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ने मना कर दिया है, तो दूसरे में हो या नहीं हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, गुणनखंड की बात कर रही हूँ मैं। तो हमारे पास इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड क्या निकल के आए, इन दोनों के कॉमन गुणनखंड जिसे हम सार्वगुणनखंड भी कहते हैं, वो आए हैं 1, 2 और 4। चले आगे, सवाल नंबर B। 15 और 25 के हमें सार्वगुणनखंड निकालने। तो पहले हम इनके गुणनखंड निकालेंगे और 15 के गुणनखंड होते हैं 1 गुणा 15 और 3 गुणा 5। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पर पे 1, 3, 5 और 15 इसके गुणनखंड हैं। ये जो यहाँ पर लिखा है ये क्या है, ये हमने जाना था कि इसके कितने खंड किए जा सकते हैं, याद है ना, अर्थात किसका पूरा भाग जाता है। ठीक है, अब 25 की बात करते हैं। तो 25 के गुणनखंड समझ में आ ही रहा होगा आपको, 1 गुणा 25 और 5 गुणा 5, अर्थात 1 का भाग 25 दफ़ा जाता है और 5 का भाग 5 दफ़ा जाता है। और ऐसे में इसके गुणनखंड क्या होने वाले हैं, 1, 5 और 25। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, सार्व ढूंढना है, अर्थात उभयनिष्ठ ढूंढना है। क्या? गुणनखंड। तो यहाँ पर पे 1 तो होगा ही, इसके अलावा 3 यहाँ पर नहीं है, 5 दोनों में है। ठीक है, और उसके आगे उसमें 15 है, उसमें 25 है, तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा इन दोनों संख्याओं का सार्वगुणनखंड निकल के आया 1 और 5। चलते हैं नेक्स्ट C पर, जो कि है हमें अब गुणनखंड सार्वगुणनखंड निकालना है 35 और 50 को। तो पहले 35 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 35 के गुणनखंड होने वाले हैं 1 गुणा 35 और फिर आगे जाएगा 5 का भाग 7 दफ़ा। ठीक है, और फिर हमें इन्हीं को लिखना होगा। तो अर्थात 35 के गुणनखंड होने वाले 1, 5, 7 और 35। ठीक है, अब इसी क्रम में 50 के गुणनखंड निकालने होंगे। तो 50 में पूरा भाग जा रहा है 1 का, 2 का और फिर 5 का। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या होने वाले हैं, इसके गुणनखंड होने वाले हैं 1, 2, 5, 10, 25 और 50। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अर्थात हम इन संख्याओं को
ले रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें सार्वगुणनखंड ढूंढना है। तो एक तो होना ही है, फिर चूंकि इसमें कम है इसको देख लेते हैं, 5 दोनों में है, 5 को ले लेते हैं, 7 दोनों में नहीं है और 35 भी दोनों में नहीं है और बाकियों को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे में हमारा सार्वगुणनखंड निकल के आया 1 और 5। अब इसका मतलब क्या है सार्वगुणनखंड? सार्वगुणनखंड का मतलब ये है कि हमने वो संख्या ढूंढी जिसका भाग इन दोनों में जाता है। अर्थात 35 में आप जानते हैं 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा और 50 में भी 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और दूसरी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग दोनों में जाने वाला वो संख्या क्या होने वाली है? 5। तो आप जानते हैं 35 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है ना, और 50 में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है ना। और इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी जो दोनों में भाग दे, ठीक है ना। ये मतलब है सार्वगुणनखंड का। नेक्स्ट चलते हैं डी बिंदु पर, जो कि है पहले का अंतिम। 56 और 120 के हमें क्या निकालने हैं? सार्वगुणनखंड। तो पहले हमें 56 के गुणनखंड निकालने होंगे और 120 के निकालने होंगे। तो 56 में सबसे पहले बात करते हैं किस किस का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 1 का भाग 56 दफ़ा, 2 का भाग 28 दफ़ा और 3 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर 4 की बात करते हैं तो 14 दफ़ा और 5 का नहीं जाएगा, 6 के पहाड़े में 56 नहीं आता है, 7 के पहाड़े में 8 दफ़ा जाता है और यहाँ से कहानी उल्टी शुरू होने लग गई। अर्थात हम संख्या लेने वाले हैं 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। आ रही है ना बात समझ में? तो हमने यहाँ पर पिन के गुणनखंड ढूंढ लिए। अब नेक्स्ट संख्या हमारे पास है 120, जो कि थोड़ी सी बड़ी है। तो बड़ी है तो संभावना होती है कि इनके गुणनखंड भी ज़्यादा होंगे। संभावना है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। तो 1 गुणा क्या हुआ? 1 गुणा 120 और 2 का भाग भी जाएगा। चूँकि सम संख्या है ना, तो सम संख्या में हम जानते हैं अधिकतर संख्याओं के भाग चले जाते हैं। विषम में तो थोड़ा सा संभावना होती है ना, अभाज्य संख्या हो सकती है, याद है ना। तो इन चीज़ों को जब हम लिंक करेंगे तो हमें बहुत समझ में आएगा कि कई बातें हम बिना हल किए भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चूँकि ये सम संख्या है तो इसकी भाज्य संख्या है, तो कई संख्याओं के भाग जा सकते हैं। 2 गुणा 60, 3 गुणा 40, 4 गुणा 30, 5 गुणा 24, 6 गुणा 20, 7 का नहीं जाएगा, 8 का देखे 8 का भी जाएगा, 9 का नहीं जाएगा और 10 का भी जाएगा। 10 का भाग 12 दफ़ा जाएगा और फिर 12 का जाएगा 10 दफ़ा, जो कि हमारी संख्या यहाँ से यू टर्न लेने वाली है, ठीक है ना। और इसके गुण 120 के गुणनखंड क्या होने वाले हैं? देखा कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 तो नहीं है, 12 की जगह 12 के बाद क्या है? बिल्कुल 15 है, 12 के बाद 15 है, तो 15 लिख देते हैं, ठीक है ना। 12, 15 और 15 के बाद 20, 24 के बाद में 30, 40, 60 और 120, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें सार्वगुणनखंड ढूंढने हैं, जो कि होंगे, एक तो होना ही है, फिर छोटे वाले को आधार बना के चले ना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 2 ले लिया, 4 और 4 ले लिया, 7 नहीं है, 8 है तो 8 को भी ले लिया और 8 के बाद में 14 है और 14 यहाँ पर नहीं है। फिर बात करते हैं 28 की, तो 28 ऊपर है तो 28 नीचे नहीं है, 56 ऊपर है और 56 नीचे नहीं है, तो हमें यहीं तक रुकना होगा। अर्थात दोनों संख्याओं के सार्वगुणनखंड है 1, 2, 4 और 8। इन संख्याओं का 56 में भी पूरा पूरा भाग जाता है और 120 में भी पूरा पूरा भाग जाता है। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 2। तो पूर्व में हमने चर्चा की थी सार्वगुणनखंड की और अब हम चर्चा करने वाले हैं फिर से सार्वगुणनखंड की, लेकिन अब की बार संख्याएं 3 हो गई हैं। देख पा रहे हैं आप, पूर्व में केवल 2 संख्याएं थी। तो दूसरा सवाल क्या कहता है? निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, अब भी हम क्या करेंगे,
तीनों संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे और उसमें से कॉमन ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। अब तो प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है हमारी। तो सबसे पहले 4 की बात करते हैं, तो 4 के गुणनखंड तो हम मौखिक लिख सकते हैं, 1, 2 और 4, ठीक है। 8 की बात करते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं, 1, 2, 4 और 8, ठीक है। 12 की बात करें तो वो भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 6 के बाद किसका भाग जाएगा इसमें, बिल्कुल 12 का ही जाएगा, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाने वाला। अब सार्वगुणनखंड सिंपल है ना, तो ये आप देख पा रहे हैं, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, बस सबसे छोटे वाले को आधार बनाया है हमने। क्यों? क्योंकि 8 यहाँ पर है लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, तो आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये केवल 3 लेके बैठा है, बाकी 10-12 लेके बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसमें तो नहीं आ रहे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले इसी के ही दूसरे के बी भाग की तरफ। बी में है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5, 15 और 25 3 संख्या है ना, तो 5 के गुणनखंड 1 और 5, ठीक है ना। केवल 2 याद कीजिए, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, तो केवल 2 ही तो गुणनखंड होंगे ना। अब बात करते हैं 15 की, तो 15 के तो 2 से ज़्यादा होने वाले हैं, बिल्कुल 1, 3, 5 और 15, ठीक है ना। ऐसे ही 25 भी भाज्य संख्या है, तो 2 से तो ज़्यादा ही गुणनखंड होंगे, बिल्कुल 1, 5 और 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सार्वगुणनखंड ढूंढना है, तो हम इसको आधार बना लेते हैं जिसमें केवल 2 ही हैं, केवल 2 संख्याओं को ढूंढना है। तो 1 इसमें भी, 1 तो है ही, 5 तीनों में है, तो हमारा इनके सार्वगुणनखंड हो गए 1 और 5। तो उम्मीद है आपको सार्वगुणनखंड पे आधारित ये 2 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, जबकि हमने पूर्व सवाल में, पहले सवाल में केवल 2 संख्याओं के सार्वगुणनखंड ढूंढे थे और हमने 3 संख्याओं के गुणनखंड ढूंढ लिए सार, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में गुणजों पर आधारित सवालों पर, ठीक है। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।